हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एग्ज़ाम कैफ़े में। तो हम मीडिएवल हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और मीडिएवल हिस्ट्री में हम बाबर पढ़ चुके हैं। हम आ गए हैं हुमायूं पर। तो हुमायूं के साथ में शेरशाह सूरी का नाम तो आना ही आना है। तो हम इन दोनों को आज एक साथ ख़त्म कर लेंगे। चलो हम शुरू करते हैं। यहाँ पर हुमायूं का पूरा नाम क्या था? हुमायूं का पूरा नाम था नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। ठीक है। और ये भी हम जानते हैं कि जो बाबर था ये उसका सबसे बड़ा बेटा था। बाबर के चार बेटे थे, तो चारों में सबसे ज़्यादा जो सत्ता थी वो इसी के पास थी। वैसे बाबर के चारों बेटों में सत्ता को डिवाइड किया गया था थोड़ा थोड़ा, और वो हुमायूं ने ही अपने भाइयों को, ताकि आगे चल के कॉन्फ्लिक्ट ना हो उसके लिए इसने डिवाइड कर दिया था। ठीक है। जैसे इसने कामरान को काबुल और कांधार दे दिया था, और अस्करी को भी दिया था इसने। एक अस्करी नाम का था इसका भाई। ठीक है। वो हम आगे देख लेंगे अभी अगले क्वेश्चन में। हुमायूं किस वर्ष गद्दी पर बैठा? हुमायूं 1530 में गद्दी पर बैठा था। ठीक है। जब बाबर ख़त्म हो गया था उसके बाद हुमायूं गद्दी पर बैठा था। और हुमायूं के बारे में ये भी कहा जाता है कि जो बदायूनी था, बदायूं ने हमारे के हुमायूं के बारे में कहा है कि ये पूरे जीवन ठोकर खाता रहा और अंत में ठोकर खाकर ही मर गया। तो पूरे जीवन ठोकर मतलब इसके समय पर बहुत ज़्यादा विद्रोह हुए थे, तो आधा टाइम तो इसका विद्रोह दबाने में ही निकल गया था। उसके बाद ये जो मरा था, एक वो आप जानते ही हैं कि ये पुस्तकालय जो लाइब्रेरी होती है उसकी सीढ़ियों से गिरकर मर गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुमायूं हुमायूं के भाइयों के क्या नाम थे? तो ये मैं बता रहा था, हुमायूं के भाइयों के नाम कामरान, अस्करी और हिंदाल। ये तीन भाई हो गए और एक हुमायूं खुद हो गए, ये चार हो गए। हुमायूं सबसे बड़ा था इनमें। ठीक है। तो कामरान को जो मिला था वो काबुल और कांधार मिला था, और संभल मिला था अस्करी को, और हिंडाल को मिला था मेवात। जो मेवात का क्षेत्र है वो हिंडाल को, संभल का क्षेत्र अस्करी को, और काबुल कांधार मिला था कामरान को। ये इसलिए डिवाइड किया गया था ताकि आगे चल के कभी कन्फ्लिक्ट ना हो। लेकिन आप देखेंगे बाद में, हम धीरे धीरे अभी आगे चलेंगे, हम देखेंगे कि हुमायूं ने काबुल और कांधार फिर कामरान से ही हुमायूं को छीनने पड़े थे। आगे चलते हैं। हुमायूं ने कालिंजर के शासक को किस वर्ष हराया था? ये 1531 में हराया था कालिंजर के शासक को हुमायूं ने। और कालिंजर पर फिर शेरशाह सूरी ने भी आक्रमण किया था, जो उसका अंतिम अभियान रहा था। फिर वो भी हम देखेंगे। एक बम, उसने जो तोप के गोले छोड़े थे, एक गोला वापस आ गया था और वो बुरी तरह घायल हो गया था। देवरा का युद्ध हुमायूं और महमूद लोदी के बीच किस वर्ष लड़ा गया? यह है 1532 में। और सबसे बड़ी बात तो ये याद रखनी है कि देवरा का जो युद्ध था वो किस किस के बीच हुआ था? हुमायूं और महमूद लोदी। ये महमूद लोदी कौन था? ये इब्राहिम लोदी का दामाद था। ठीक है। इब्राहिम लोदी का दामाद। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। हुमायूं ने किस वर्ष चुनारगढ़ के किले को घेरा था? 1532 में। तो चुनारगढ़ के किले पर किसका शासन था उस टाइम? शेरशाह सूरी का। उस टाइम से शेरशाह सूरी नहीं कहते थे, उसे शेर खान के नाम से जाना जाता था उस टाइम पर। ठीक है। तो इसने क्या करा था? हुमायूं ने उसको 4 महीने तक उसका बिल्कुल सील कर दिया था, उसको 4 महीने तक सीज कर दिया था। ठीक है। तो ना कोई बाहर आ सकता था ना जा सकता था। तो 4 महीने तक कोई भी चीज़ बंद रहेगी तो बाहर से चीज़ें आनी होती हैं, सप्लाई चीज़ें होती हैं, तो उसको बहुत दिक्कत हो गई। लेकिन जो शेर खान था वो बहुत तेज़ आदमी था। ठीक है। तो उसने क्या करा, इसकी अधीनता स्वीकार कर ली। लेकिन वो अधीनता स्वीकार करना सिर्फ एक दिखावा था। हम आगे देखेंगे वो किस तरह से दिखावा था, उसने किस तरह से चालाकी करी थी। असल में हुआ क्या था, जो चूनारगढ़ का किला है ना, शेरशाह सूरी ने बहुत ज़्यादा संपत्ति इकट्ठी करके उसमें अपनी वो सेव करके रखी हुई थी। तो अब उसको पता था कि अगर आक्रमण किया और मैं हार गया तो हुमायूं सारी संपत्ति लेकर चला जाएगा। तो उसने थोड़े दिन के लिए अधीनता स्वीकार कर ली ताकि वो संपत्ति को ठिकाने लगा सके, और बाद में फिर से उसने अपना विद्रोह कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं ने किस वर्ष मालवा और गुजरात पर अधिकार किया था? मालवा और गुजरात पर अधिकार किया था हुमायूं ने 1535 और 36 में। ठीक है। हुमायूं को रक्षापत्र किसने भेजा था? ये थी चित्तौड़ की रानी। तो इनकी क्या कहानी है चित्तौड़ की रानी की? चित्तौड़ की रानी पर जब आक्रमण हुआ था ना, तो उसने इससे मदद मांगी थी हुमायूं से, और रक्षा सूत्र भेजा था, मतलब राखी भेजी थी। एक तरह से रक्षाबंधन के इसने इसको भाई बताया था। और हुमायूं ने भी उसे आश्वासन दिया था कि हम आपकी पूरी तरह रक्षा कर देंगे। लेकिन वो बाद में टाइम पर पहुंच नहीं पाए थे। लेकिन उसका डर ही इतना था, हुमायूं की सेना का, मुगल थे तो मुगल की सेना तो तगड़ी थी, तो वो बच गए थे। जो चित्तौड़ था वो बच गया था। चौसा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? ये 1539 में। ये आप जानते हैं किस किस के बीच? शेरशाह सूरी और हुमायूं। हुमायूं और शेरशाह सूरी सूरी के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में क्या हुआ था? शेरशाह ने, जो ये चौसा है ना, चौसा कहाँ पर है? ये है बिहार में। तो उसने शेरशाह सूरी ने आक्रमण कर दिया था हुमायूं पर। ठीक है। हुमायूं बुरी तरह पराजित हुआ और यहाँ से हुमायूं भाग गया। भागा कैसे? एक था भिस्ती करके नाम था उसका, भिस्ती। ठीक है। तो निज़ाम भिस्ती करके नाम था। उसने हुमायूं को बचाया था और ये आगरा पहुंच गया था, क्योंकि आगरा पर तो कब्जा नहीं था ना शेरशाह का, अपने आगरा में पहुंच गया ये। और आगरा में पहुंच के इसने फिर क्या करा, जिसने इसको बचाया था उसके नाम के लिए
जो चमड़े के सिक्के जारी किए थे उसके नाम से, और उसको 2 दिन का ताज भी दिया था, मतलब 2 दिन का शासक भी उसको बनाया था इसने। जैसे आजकल सुनते हैं ना हम न्यूज़ में कि 1 दिन का शासक, 1 दिन का आईएएस बनाया, 1 दिन का चीफ मिनिस्टर बनाया, उसी तरह से इसने भी बनाया था उसके सम्मान में। चौसा के युद्ध के बाद हुमायूं की जान किसने बचाई? ये था निज़ाम भिश्ती। ठीक है, भिश्ती क्या भिश्ती है, ये निज़ाम भिश्ती। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कन्नौज का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? इसे कन्नौज के युद्ध को बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं, और ये 1540 में लड़ा था। जब एक बार ये हार ही चुका था शेरशाह सूरी से, फिर दोबारा यूपी में है कन्नौज बिलग्राम, यूपी के हरदोई ज़िले में पड़ता है ये। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से युद्ध हुआ इनका, और इस बार बहुत बुरी तरह हार गया, लेकिन इस बार इसे आगरा में भी नहीं रह पाता ये, क्योंकि अब उसकी सेना बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुकी थी शेरशाह सूरी की, तो वो इसे आगरा तक भी नहीं छोड़ता, तो ये आगरा से भी भाग गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या था? ये था फरीद। शेरशाह सूरी जो था ना, वो अपने टाइम का सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा शासक था, मतलब उसने जौनपुर जाकर, जिसे हम भारत का सिराज कहते थे ना उस टाइम पे, वहाँ जाकर उसने हायर एजुकेशन ली थी शेरशाह ने। फरीद नाम था इसके बचपन का। इसके पिता जो थे उनका नाम था हसन, इसके पिता का नाम था हसन, और ये सासाराम के जागीरदार थे। ठीक है, इनके पिता का नाम हसन था, और सासाराम, सासाराम कहाँ पर है? बिहार में। और ये बात और यहीं पे कर लेते हैं हम, शेरशाह सूरी की जो कब्र है ना, वो भी सासाराम में ही बनी हुई है, शेरशाह सूरी की कब्र। शेर खान के नाम से भी किसे जाना जाता था? शेरशाह सूरी को। हुआ क्या था कि एक सूबेदार थे बिहार के, उसकी जान बचाई थी इसने शेर से, शेर ने आक्रमण कर दिया हो या जो भी हुआ हो, शेर से उसकी जान बचाई थी, तो इसका नाम शेर खान पड़ गया था शेरशाह सूरी का। ठीक है, वैसे इसका नाम फरीद था, लेकिन इसका नाम फिर शेर खान हुआ, और शेरशाह सूरी इसका बाद में हुआ। कब? चौसा के युद्ध के बाद हुआ था फिर इसका, जब इसने शेरशाह की उपाधि धारण कर ली थी। शेर खान ने किस युद्ध में बाबर की ओर से लड़ाई लड़ी थी? हाँ, ये देखो, इसने, ये बाबर के टाइम पर भी था, और इसने जो मेदिनी राय के युद्ध हुआ था ना, चंदेरी का युद्ध 1528 में, चंदेरी का युद्ध जो हुआ था मेदिनी राय के खिलाफ बाबर का, उसमें इसने लड़ाई लड़ी थी और बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। लेकिन ये देखो, बाबर इतना तेज था, बाबर ने पहचान लिया था कि ये जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा, और इसके महत्वाकांक्षा है शासक बनने की, तो बाबर ने इसको गिरफ्तार करवा लिया था, अपने सैनिकों में से ढूंढ के इसको गिरफ्तार करवा लिया था कि इसको पकड़ के लाओ, इसके चेहरे पर दिखना है चिन्ह। अगला क्वेश्चन, शेर खान बिहार का शासक कैसे बना? शेर खान बिहार का शासक बन गया था, जो बहार खान था, बहार खान लोहानी, इसकी मृत्यु हो गई, तो ये 1529 में ये बिहार का शासक बन गया था शेर खान। बाबर से कैसे छुट के भागा, इसके बारे में कोई ऐसा मैंने कभी पढ़ा नहीं है, लेकिन हाँ, छुट गया था ये बाबर से, और इसके बाद फिर ये शासक भी बन गया था, मतलब बाबर के टाइम पर ही इसने अपनी सत्ता बनानी शुरू कर दी थी। किस युद्ध के बाद शेर खान ने हजरत आला की उपाधि धारण करी थी? तो इसने हजरत आला की उपाधि धारण करी थी 1534 में सूरजगढ़ के युद्ध में, बंगाल के शासक को पराजित करने के बाद। ठीक है, तो 1534 में इसने हजरत आला की उपाधि धारण कर ली थी। अभी ये सब चौसा से पहले की बात चल रही है, मतलब हुमायूं अपनी जगह बना हुआ है अभी। अगला क्वेश्चन है, किस युद्ध के बाद शेर खान ने शेरशाह सुल्तान आदिल की उपाधि धारण कर? अब ये आ गया 1539 चौसा का युद्ध, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इसने शेरशाह की उपाधि या सुल्तान आदिल, तो इसने नाम फिर इसका शेरशाह ही पड़ गया तब से, और सुल्तान आदिल तो बस एक एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट है, वैसे तो इसका नाम सुल्तान आदिल ज़्यादा नहीं मिलता है देखने को। ठीक है, तो सुल्तान आदिल की उपाधि धारण करी। किस वर्ष शेरशाह ने कोखराओं के विरुद्ध अभियान चलाया था? ये कोकरा क्या है? ये कोकरा एक तरह की जनजाति समझो इसको। ठीक है, एक कबीले होते हैं ना, ऐसे हैं। तो इसने क्यों करा था? ये क्या करना चाहता था, जो उत्तर पश्चिम है ना, अब इसने देखो, इसने उसको हुमायूं को मार के भगा दिया वहाँ से, हुमायूं भाग गया सिंध की तरफ, मतलब उत्तर पश्चिम बॉर्डर की तरफ, तो उधर इन कोखराओं का राज था। तो ये क्या करना चाहता था? ये चाहता था कि उस साइड भी मैं अपना राज कर लूँ, तो कभी हुमायूं के वापस आने का चांस ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा सिक्योर करना चाहता था अपने आप को। शेरशाह ने बंगाल को कितने सरकारों में विभाजित किया था? इसने बंगाल को 16 सरकारों में विभाजित कर दिया था, मतलब सीधा सरकार का मतलब होता भाग, सीधा सीधा 16 हिस्सों में डिवाइड कर दिया था, ताकि उसे आसानी से ये उसका एडमिनिस्ट्रेशन आसानी से चला सके। शेरशाह सूरी द्वारा नियुक्त बंगाल की प्रत्येक सरकार के सैन्य अधिकारी और नागरिक अधिकारी के नाम क्या थे? तो इसने दो अधिकारी नियुक्त किए थे, ताकि वहाँ बगावत भी ना हो। ठीक है, एक सैन्य अधिकारी था सिकारे सिकदरन, और एक था अमीर बंगाल, तो ये तो था नागरिक अधिकारी, और ये था सैन्य अधिकारी। ठीक है, इन्हीं की मदद से पूरा शासन चलता था। किस वर्ष शेरशाह ने ग्वालियर पर विजय प्राप्त की? तो शेरशाह ने 1542 में ग्वालियर पर विजय प्राप्त कर ली थी। शेरशाह ने मालवा पर 1543 में विजय प्राप्त कर ली थी। इसकी महत्वाकांक्षा बहुत ज़्यादा थी, तो इसने बहुत अपने छोटे से शासनकाल में, 5 वर्ष के शासनकाल में, इसने रिफॉर्म्स भी बहुत सारे किए थे, रेवेन्यू रिफॉर्म्स भी किए थे इसने, और रोड तो आपको पता ही है, जीटी रोड, ग्रांड ट्रंक रोड जिसे अब कहा जाता है।
ठीक है, वो सब भी बनवाई थी और बहुत सारा इसने शासन भी अपना जीता था। शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान कौन सा था? ये था कालिंजर का अभियान, अंतिम अभियान। ये मैंने बताया कि जब ये 1545 में कालिंजर के किले पर हमला किया था इसने, तो जब तोप के गोले ये छोड़ रहा था तो एक गोला वापस आ गया था दीवार से टकरा कर, और वो इन्हीं की तरफ फूट गया था गोला। तो ये बहुत ज़्यादा घायल हो गया था और बाद में फिर इसकी मृत्यु हो गई थी। शेरशाह सूरी के समय प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? ग्राम, गांव मतलब। भूमि मापन के लिए इसने गजे सिकंदरी का ही प्रयोग किया था। ठीक है, भूमि मापन के लिए जो इसने प्रयोग किया था वो गजे सिकंदरी। गजे सिकंदरी बराबर कितना होता था? 0.75 मीटर। ठीक है, मतलब 3/4 मीटर होता था। इसे पूरा मीटर ही लिख देते हैं, कन्फ्यूज़न ना हो जाए। METER, मीटर। ठीक है, पट्टा और कबूलियत की शुरुआत किसने की थी? ये भी शेरशाह सूरी ने करी थी। ये क्या करता था? पट्टे देता था, जो भी किसान होते हैं उनको पट्टा देता था, और उस पर लिखा होता था साफ साफ कि भाई ये इस पे तुम खेती करोगे, और इसमें से राज्य का हिस्सा कितना होगा वो भी लिखा होता था। और ये कबूलियत के थ्रू उनसे वो इसे कबूल करवाता था, मतलब कि हाँ ये सरकार की ज़मीन है और हम इस पर खेती कर रहे हैं और इतना हम इसको रिवेन्यू देते रहेंगे। ये थी कबूलियत। ये शेरशाह सूरी ने ही इंट्रोड्यूस करी थी। शेरशाह सूरी के समय राय क्या थे? ये राय नहीं है, इसको आप राय नहीं, ये रय है, रय। ठीक है, ये क्या था? रय जो थी वो एक लिस्ट थी जिसमें शेरशाह सूरी ने एक तरह से मार्केट कंट्रोल करने की भी कोशिश करी थी। तो इसने जो अनाज है ना उसके भाव की रेट लिस्ट बना दी थी कि ये अनाज मान लो मक्का है, गेहूं है, चावल है, जो भी अनाज है, जैसे अभी होता है ना MSP होता है, उसी तरह से इसने, अब तो मतलब MSP की फॉर्म थोड़ी दूसरी है लेकिन वही रेट लिस्ट ही है ऑलमोस्ट ये भी। शेरशाह के समय भूमि माप की सबसे बड़ी और सबसे छोटी इकाई क्या थी? देखो, सबसे छोटा थी बीघा और सबसे बड़ी थी परगना। ठीक है, परगना ऐसे समझ लो जैसे आज के टाइम पे तहसील होती है ना, ऐसे परगना हो गई। अभी लिखा भी जाता है, कोई हम प्रमाण पत्र बनवाते हैं उसमें लिखा जाता है परगना। शेरशाह के समय भू राजस्व कितना था? कुल उपज का आधा था। ठीक है, 1/2 था कुल उपज का, 1/2। शेरशाह सूरी के यहाँ जरीबाना और महासिलाना क्या थे? ये किसानों पर कर थे। अब देखो जरीबाना क्या था? जो जरीब होती है ना, जरीब, जरीब आप जानते नहीं होंगे शायद। जरीब होती है जो गांव में जो भूमि नापी जाती है ना, खेती की भूमि, उसके लिए जरीब होती है, उसको जरीब बोलते हैं जिससे नापते हैं। ये ऐसी होती है जरीब, इसमें कड़ी होती हैं बहुत सारी, और इसका जो मेजरमेंट होता है वो फिक्स होता है कि एक कड़ी इतने गट्ठे की, या बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो जो जरीब से जो भूमि नापी जाती है वो इसने जरीबाना कर लगाया। और महालिसाना कर क्या लगाया? जो लोग उसको मापने में जो उनकी सैलरी जा रही है वो भी तो कहीं से आएगी, तो उसके लिए इसने महालिसाना कर लगाया था। सोनार गांव से पेशावर तक सड़क का निर्माण किसने करवाया? ये भी शेरशाह सूरी ने करवाया, और इसी को सड़क ए आजम या फिर GT रोड, अंग्रेजों ने इसको बाद में फिर GT रोड बोला था। ठीक है, ग्रैंड ट्रंक रोड। सोनार गांव से पेशावर तक ये बनाई थी। ये भी याद रखना है हमें, सड़क ए आजम। ठीक है, सड़क ए आजम। शेरशाह सूरी ने कितनी सराय बनवाई थी? ये बनवाई थी इसने 1700 सराय का निर्माण करवाया था। सराय मतलब वही होते हैं ना, रहने की जगह। शेरशाह सूरी के समय रुपए और दाम की विनिमय दर क्या थी? तो सबसे पहले तो हमें क्या याद रखना है कि जो चांदी का सिक्का था उसे रुपए बोलते थे। और एक बात और ध्यान रखनी है कि जो सोने का सिक्का था, सोने का सिक्का, उसे बोलते थे अशरफी, अशरफी। ठीक है, तो सोने का सिक्का अशरफी हो गया, चांदी का सिक्का रुपया हो गया, और दाम हो गया तांबे का सिक्का। ठीक है, तो इसका जो वेट था ना, इसका जो वेट था इसका था 360 ग्राम, और इसका था, चांदी के सिक्के का वेट था 178 ग्राम। ठीक है, तो इनका जो विनिमय दर था वो 64:1 था, मतलब 64 तांबे के सिक्के लाओ तो एक चांदी का रुपया मिलेगा आपको। ठीक है। न्याय के लिए शेरशाह सूरी ने किस सिद्धांत को लागू किया था? क्षेत्रीय उत्तरदायित्व का सिद्धांत। मतलब वही था कि इसने थोड़ा न्याय के क्षेत्र में इसने डिसेंट्रलाइजेशन थोड़ा सा किया था। मतलब क्षेत्र में ही किसी को रेस्पॉन्सिबिलिटी देती कि ये आपका उत्तरदायित्व है कि यहाँ पर सब लोगों को न्याय मिलना चाहिए। हुलिया और दाग की व्यवस्था को फिर से शुरू किया था शेरशाह सूरी ने। पहले किसने किया था याद है? ये क्या था? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, घोड़ों पर दाग लगाना और जो अपने सैनिक थे उनका हुलिया बनवाना, तो वापस ये शेरशाह सूरी ने किया था फ्रॉड को रोकने के लिए। शेरशाह सूरी का उत्तराधिकारी कौन था? ये था इस्लाम शाह। इस्लाम शाह के नाम से राजा बना था। इसका वैसे नाम था जमान खान, जमान खान। ठीक है, शेरशाह का उत्तराधिकारी था ये। किसने अपनी राजधानी आगरा से ग्वालियर स्थानांतरित करी थी? ये इस्लाम शाह ने ही करी थी। आगरा से पहले तो शेरशाह के टाइम पे आगरा राजधानी बना ली थी उसने, इसने ग्वालियर शिफ्ट कर लिया था राजधानी को। दिल्ली के पुराना किला में किला ए कुन्हा
तो ये तो सभी जानते होंगे, दिल्ली का पुराना किला तो बहुत फेमस है। तो पुराना किला तो वैसे बहुत पुरानी इमारत है, मतलब जो ये किला है ये दिल्ली की सबसे पुरानी इमारतों में से है। ठीक है, इसका पता ही नहीं है किसने बनवाई, कैसे बनवाई, लेकिन जो इसकी प्रेजेंट फॉर्म है, मतलब इसमें जो भी मॉडिफिकेशन है, प्रेजेंट फॉर्म जो है वो श्रेय जाता है शेरशाह सूरी को। तो इसमें किला है कुन्हा, एक नाम की जगह है इसके अंदर, वो शेरशाह सूरी ने ही बनवाई थी। हमीदा बानो बेगम कौन थी? ये हुमायूं की पत्नी थी, हमीदा बानो बेगम। जब हुमायूं बेघर हो गया था 1540 में, तो ये भाग गया था, तो इसने हमीदा बानो बेगम से शादी कर ली थी। तो ये हमीदा बानो बेगम से ही अकबर भी पैदा हुआ था, इनसे। हमीदा बानो बेगम का पुत्र ही था अकबर। ठीक है, नेक्स्ट है, हुमायूं को शरण किसने दी थी? राजपूत शासक राणा वीरसाल ने दी थी। ठीक है, जब ये इधर उधर भाग रहा था, इसके पास कुछ नहीं था, उस समय इसको शरण दी थी राजपूत शासक राणा वीरसाल ने। किस वर्ष हुमायूं ने कामरान से काबुल और कांधार पर कब्जा किया था? यह किया था 1545 में। ठीक है, तो काबुल और कांधार पर मैं कह रहा था ना, जो कामरान को दिए थे, कामरान को पहले तो इसने डिवाइड कर दिया, लेकिन इसको बाद में फील हुआ कि ये तो सबसे बड़ी गलती हो गई। सारा राज्य अपने पास ही रखता तो सेना भी मजबूत होती और राज्य भी बड़ा होता। तो इसने फिर क्या करा, काबुल और कांधार को छीन लिया था 1545 में। अब यहाँ से वापस इसने अपनी शक्ति को बढ़ाना शुरू कर दिया। ठीक है, किस वर्ष हुमायूं ने पेशावर और लाहौर पर कब्जा कर लिया? तो इसने 1554 में पेशावर पर और 1555 में लाहौर पर कब्जा कर लिया। देखो हुमायूं का कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। ठीक है, लेकिन उधर शेरशाह सूरी मर चुका है, तब बढ़ा है इसका, उससे पहले कुछ नहीं हुआ। सरहिंद की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? सरहिंद की लड़ाई 1555 में लड़ी गई थी। ठीक है, और इसी लड़ाई में इसने वापस दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया था हुमायूं ने। और हुमायूं की मृत्यु कब हो गई थी? हुमायूं की मृत्यु हो गई थी 1556 में। कैसे हो गई थी? जो लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरा था ये और मर गया था। ठीक है, तो इसीलिए बदायूं ने कहा था कि पूरे जीवन ठोकर खाता रहा और अंत में ठोकर खाकर ही मर गया। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा, ये हम नहीं है, ये हुमायूं है, हुमायूं। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया? ये बनवाया हाजी बेगम ने। ठीक है, हाजी बेगम कौन थी? इसकी दूसरी पत्नी थी। ठीक है, तो इसने हुमायूं का मकबरा बनवाया था। ठीक है, तो ये हुमायूं और शेरशाह ख़त्म हो गया है अपना। अब इसके बाद हम शुरू करेंगे ये अकबर शुरू करेंगे हम अगली वीडियो में, उसको ही फटाफट निपटाएंगे। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।